दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त तेजी बनी, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। तो क्या इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकलने का मौका है या फिर इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करने वाले। क्या आने वाले समय में सुजलॉन बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है? वैसे तो ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। अब आप देख ही सकते हो कि जो स्मॉल कैप कंपनी थी, जिसको पेनी स्टॉक कहा जाता था, वो कंपनी मिड कैप बन चुकी है। और आप देख लो कि फरवरी से यह मिड कैप एमएफए इंडेक्स में ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, यानी एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी फरवरी से आना शुरू होगा। तो क्या उसके पहले हमें खरीदारी कर लेनी चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 71,683 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 496 पॉइंट की यानी लगभग 500 पॉइंट की तेजी थी। 0.70% अपर क्लोजिंग दिया बाजार ने। जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि बाजार की शुरुआत जहाँ से हुई उसी के आसपास क्लोजिंग रही है। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में तेजी काफ़ी अच्छी थी। 34,985 के स्तर पे 404 पॉइंट की तेजी थी, यानी 1.17% की तेजी देखने को मिली। बाजार के मुकाबले निफ्टी एनर्जी ने आज अच्छा किया है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 43.50 पर, कल की क्लोजिंग 42.90 के आसपास थी। इंट्राडे में 44.45 का हाई भी बना, यानी काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की और इसने 41.45 का लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 41.70 के आसपास रही, जहाँ पे 2.80% की गिरावट देखने को मिली। एक तरह से देख दो ये अच्छी बात है, क्योंकि कल अपर सर्किट लगा था, आज थोड़ी सी गिरावट हुई है। तो इससे ये होगा कि आने वाले समय ASM लिस्ट में नीचे आने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि अगर लगातार अपर सर्किट लगेंगे तो फिर इसको ASM लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और निचले लेवल से लोगों को खरीदारी का मौका भी मिल रहा है। इंट्राडे का लो 41 का और हाई 44 का है। वैसे आप देखिए उसका जो अभी फिलहाल 52 वीक का जो हाई बना है वो 45.70 का है और आज भी 44.45 तक जाके आया, नहीं लगभग ₹1 नीचे तक आज भी जाके आया। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया स्टॉक, अभी भी ऊपर की तरफ है। आप इसकी परफॉर्मेंस से अच्छे से समझ सकते हैं। 12 जनवरी को स्टॉक 44.90 के आसपास था, जहाँ पे 3% की शानदार तेजी बनी। 15 जनवरी को स्टॉक के अंदर आ गई प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक 43.85 के आसपास है, जहाँ पे 2.3% की गिरावट हुई। 16 जनवरी को स्टॉक 42.05 के आसपास है, जहाँ पे 4.1% की फिर से गिरावट हुई। और 17 जनवरी को देखें तो स्टॉक 40.90 के आसपास है, जहाँ पे 2.7% की गिरावट हुई। और कल 18 जनवरी को लग गया अपर सर्किट 42.90 के आसपास स्टॉक आए, आज फिर से लगभग 2.5% की गिरावट हुई। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक जब करेक्शन में गया था 35 रुपये तक चला गया था, 35 से 45 हुआ है, तो बिल्कुल थोड़ा सा तो इसमें अब करेक्शन आएगा, लेकिन जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी के लिए स्टॉक फिर से तैयार हो रहा है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप आ रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज 14 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। यानी वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, लोगों का रुझान पॉजिटिव बन रहा है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यूनियन बजट 2024 आने वाला है। एंट्रीम बजट होगा 1 फरवरी को, इलेक्शन के पहले पहले ये जो बजट होगा, इसमें जो अपडेट निकल के आ रही है कि इस बार सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा और अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वैसे तो पिछले बजट में भी ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा फोकस में रखा गया था। इस बार ग्रीन हाइड्रोजन और स्पेशली ऑफशोर विंड को प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसी में और अनाउंसमेंट हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है। सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव अनाउंस किया जा सकता है। यानी इस बार का जो बजट होगा वो स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन और ऑफशोर विंड के ऊपर फोकस होगा। और ऐसे में आप समझ सकते हो कि विंड एनर्जी सेक्टर की ये नंबर 1 कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो ये बजट पेश किया जाएगा हमारा 2024 का, जिसमें आप देखें तो इस बार लो कार्बन और क्लाइमेट के ऊपर जो हमारा एक कमिटमेंट है विश्व के साथ में, उसको पूरा करने के लिए, पेरिस एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए सरकार इसको ज़्यादा तेज़ी से लागू करने के लिए इसमें कुछ और पॉलिसी में बदलाव करते हुए कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है। इसके अलावा ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रीन बॉन्ड्स के लिए
कुछ और अनाउंसमेंट हो सकता है कि इस तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करके ग्रीन जॉब क्रिएट किए जा सके। यानी कुल मिला के ये आने वाला जो बजट होगा वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होगा, इसके अलावा रेलवे के इंफ्रा के नाम पे होगा। फिलहाल अगर आप देखें तो हमारा जो गोल है इंडिया का 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। इस समय 2023 तक 170 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है, तो अभी रास्ता बहुत ज़्यादा बाकी है और ऐसे में सरकार आने वाले समय कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से जो कहा गया है कि 2030 तक जो हमारा जो गोल है उसको अचीव करना है तो करीब $500 बिलियन के निवेश की जरूरत पड़ेगी। यानी सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर भी इसमें एंट्री मारे, वो भी निवेश करे। सरकार इस बार यहाँ पे जो आप देखें तो जीएसटी में राहत दे सकती है। यानी ये जो इक्विपमेंट जो बनाते हैं, जैसे विंड के लिए जनरेटर्स बनते हैं, जब ब्लेड्स बनती है, उसके ऊपर जो है जीएसटी कट की जा सकती है, जिससे इनपुट कॉस्ट घटे। इसके अलावा देखें तो और कोई बेनिफिट दिया जा सकता है, दूसरे टैक्स बेनिफिट दिया जा सकता है, टैक्स हॉलिडे के तहत इनको लाया जा सकता है, जिससे इनपुट कॉस्ट कम हो और पर यूनिट जो बिजली का चार्ज है वो भी कम हो जाए। अगर इनपुट कॉस्ट घटेगी तो सामने वो बिजली भी सस्ती बेच पाएंगे। तो इसी को लेकर इस बार बहुत सारी संभावना बन रही है और इस वजह से इस बजट के पहले यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा है और इसका फ़ायदा सुजलॉन को होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ देखें, ये एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ। तो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो बकाया है, जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से जो बिजली सप्लाई किया है, उसके जो पेमेंट है अभी पूरा नहीं चुकाया गया है, उसकी जो लेट पेमेंट फी है वो भी नहीं चुकाई गई है और इसीलिए उनके ऊपर पिटीशन लगाई, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यानी कुल मिला के गवर्नमेंट सख्त तरीके से निपट रही है। जितने भी डिस्कॉम हो या फिर दूसरी सरकारें हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो बिजली के पेमेंट नहीं समय पे चुकाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जिससे आने वाले समय जो सोलर एनर्जी से संबंधित कंपनियां या विंड एनर्जी से संबंधित कंपनियां हो वो अपने बिजनेस को आसानी से कर पाए, क्योंकि उनको पेमेंट चुकाना होगा। तो जैसे ही एक स्टेट गवर्नमेंट अगर पेमेंट नहीं देगी तो उनको पेमेंट कैसे मिल पाएगा, और इसीलिए अब यहाँ पे एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, करीब 20 मिनिस्टर और सीईओ अलग अलग देश के, जहाँ पे इंडिया भी इसमें शामिल है। बुधवार को इन्होंने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अलायंस बनाया है, जिसमें यहाँ पे सबने मिलके करीब 2.2 से लेकर 2.8 ट्रिलियन डॉलर तक की निवेश की संभावनाओं को तलाशा है। क्लीन एनर्जी के लिए एक बड़ा फंड चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये सारे देश के जो सीईओ और मिनिस्टर मिलके एक रोड मैप तैयार करें, जिससे आने वाले समय में किस तरह से ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के प्रमोट किया जाए। तो ये एक जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिससे आने वाले समय में काफ़ी बड़ा निवेश लाया जा सकता है। अभी ये देखो ग्लोबल साउथ जो आप देखें, ये जो पूरी कंट्रीज है, इसमें आप देखें तो करीब 20 अलग अलग सीईओ और गवर्नमेंट मिनिस्टर है, जिसमें आप देखें तो कोलंबिया, इजिप्ट, इंडिया, जापान, मलेशिया, मोरक्को, नामीबिया, नाइजीरिया, नॉर्वे, केन्या और साउथ अफ्रीका शामिल है। इन सब के जितने भी वहाँ के सीईओ और मिनिस्टर है, इन्होंने आपस में ये एक बड़ा एक संगठन बनाया, इसमें मीटिंग की। इसके दौरान आने वाले समय में किस तरह से इस निवेश में ग्रिड कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए, किस तरह से नई पॉलिसी बनाया जाए और कैसे निवेश लाया जाए, सबके ऊपर बातचीत की है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय सरकार संजीदा है और अलग अलग देशों के साथ में मिलके उनके कोलैबोरेशन के माध्यम से उनके साथ सहयोग लेके किस तरह से इस सेक्टर में तेजी लानी है उसके ऊपर ध्यान दे रही है। और ये बातें साबित करी है कि सुजलॉन जैसा जो इंडिया का जो सबसे बड़ा प्लेयर है विंड एनर्जी सेक्टर का, उसको फ़ायदा हो सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:23 पर 43.65 की प्राइस से 8,06,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:31 पर 43.85 की प्राइस से 7,75,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:57 पर 44 की प्राइस से 12,25,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:01 पर 44.35 की प्राइस से यहाँ पे 7,78,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:19 पर 42.90 की प्राइस से 18,41,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 3:07 पर 42 की प्राइस से 11,86,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो लगभग बाजार क्लोज होने के समय 3 बजे तक एक तरफा शानदार खरीदारी चल रही थी, लेकिन फिर 3:16 पर 41.80 की प्राइस से 7,65,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 3:27 पर 41.60 की प्राइस से यहाँ पे 11,09,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये देख सकते हो कि कुछ बाजार क्लोज होने के समय जो बिकवाली हुई, इसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया, लेकिन ओवरऑल पूरे दिन में काफ़ी शानदार खरीदारी हुई है और ये इशारा है कि आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 41 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 38 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट ज़्यादा हुई तो 36 तक जाने की संभावना है।
पॉजिटिव माहौल बना तो 46 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 48 तक स्टॉक जाएगा और एक बार 48 को क्रॉस कर फिर 52 यानी 50 को क्रॉस करेगा। एक बार 50 को क्रॉस कर लिया तो फिर बड़ी तेजी बनेगी और ये 100 को क्रॉस कर जाएगा। तो बिल्कुल 100 के टारगेट के साथ आपको मिड टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।